अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद फवाद खुर्शीद के साथ मैं हूं उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, माली साल 2021-22 का बजट जो है वो आज पेश कर दिया गया है। नए टैक्सेस लगाने से गुरेज किया गया है। अपोजिशन ने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया है और इसे मुस्तरद कर दिया है। बजट में अवाम को क्या क्या रिलीफ दिया गया है, इस पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। राजा उस्मान ताहिर, बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं सरकारी मुलाजमीन की बात करूंगी कि सरकारी मुलाजमीन को आज के बजट में क्या क्या मराद दी गई हैं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन को एडाक अलाउंस की मद में 10% जो है इनको एडाक अलाउंस की मद में इनके इजाफा किया गया है इनकी तनख्वाह में, और इसी तरह जो पेंशनर्स हैं उनके भी 10% उनकी पेंशन में इजाफा किया गया है। ताहम हमने देखा है कि बजट के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाद जो सरकारी मुलाजमीन है बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे थे। सरकारी मुलाजमीन ये तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत शायद 10 से 20% तनख्वाहों में इजाफा करेगी, लेकिन एडाक अलाउंस की मद में 10% इजाफे पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो नाखुश नजर आए हैं। और उनका ये कहना था कि हुकूमत ने हमसे वादा किया था कि बजट में 15 से 20% इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। तो इस हवाले से आज जो बजट पेश किया गया है इसमें 10% एडाक अलाउंस सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया था, और इसके ऊपर हमने देखा है कि सरकारी मुलाजमीन नाखुश थे। जी सही, सरकारी मुलाजमीन नाखुश थे। अच्छा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या मय्यर्स किए गए हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये एक तरक्याती बजट है। जी बिल्कुल, तरक्याती बजट के हवाले से 900 अरब रुपए रखे गए हैं, और इसमें खासकर एफबीआर की जानिब से भी प्रेस ब्रीफिंग बताया गया है कि कुछ जो खासकर छोटी गाड़ियां हैं उनके लिए कस्टम ड्यूटी जो है उसमें कमी की गई है। 850 सीसी से कम और इतने जो गाड़ियां हैं उनकी जो कस्टम ड्यूटी है और जो मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान में लोकल होगी उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दिया गया है ताकि जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास तबका है वो भी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सके। इस तरह ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि जो मोबाइल की कॉल्स हैं 1 मिनट के बाद 3 तक जो है उसमें 1 रुपया इजाफा कर दिया गया है। इस तरह SMS का जो है उसमें भी इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड है 5 GB से ऊपर जैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें भी इजाफा किया गया है, इसके रेट्स भी बढ़ाए गए हैं। लेकिन एफबीआर का ये कहना था कि ये इंतहाई मिनिमम है, इसका ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें जो है इस तरह लग्जरी जो आइटम्स हैं उनको हमने देखा है कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने टैक्स में इजाफा कर दिया है। जो लग्जरी आइटम्स जो आम बंदे की पहुंच से बाहर होते हैं, जो गरीब बंदा जो खरीद नहीं सकता है, उन आइटम्स के ऊपर भी इस तरह इम्पोर्टेड शैम्पू हो गए, सिगरेट्स हो गए और चॉकलेट्स हो गए, और ख्वातीन की जो ज्वेलरी है और कॉस्मेटिक जो सामान है इसके ऊपर टैक्स ड्यूटी जो इसमें इजाफा किया गया है। यानी कुछ जगह पर नए टैक्सेस लगाए गए हैं और कुछ जगह पर रिलीफ दिया गया है, क्या ऐसा ही है? जी ऐसी सूरत हाल है। खासकर जो IT का शोबा है उसको हुकूमत ने मद्देनजर रखते हुए उसमें टैक्स मुराद दी हैं, और खासकर जो ज़राअत का शोबा है उसमें जो खाम माल इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर टैक्स मुराद दी गई हैं। इसी तरह बाज़ ऐसे शोबे हैं जो तमीराती शोबे हैं उसके ऊपर भी टैक्स मुराद दी गई हैं, ताकि घरों की तामीर के हवाले से जो एक ख्वाब है गरीब आदमी का वो पूरा हो सके। और बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनके टैक्स में इजाफा किया गया है, और बाज़ जो खाम माल जो पाकिस्तान में तैयार किया जाता है, मंगवाया जाता है और पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज में कमी की गई है। और हुकूमत ने सबसे ज्यादा जो है स्पेशली जो मोबाइल इंडस्ट्री है इसको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान में इसके ऊपर भी खाम माल जो मंगवाया जाता है इसमें कस्टम ड्यूटी में कमी की है। और मोबाइल को प्रमोट करने के लिए लोगों प्रमोट करने के हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि मोबाइल की जो दरामद की जाती है इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है ज़र मुबादला खर्च किया जाता है। तो इस तरह हुकूमत की कोशिश है कि मोबाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान में परवान चढ़े और यहाँ प्रमोट हो। और इनका वज़ीर ख़ज़ाना का ये भी कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मोबाइल जो हैं वो बाहर भी भेजे जा सकें। इस हवाले से टैक्स दी जा रही है इसमें। सही। और तवानाई के शोबे में क्या इस्लाहात की जाएंगी? तवानाई के शोबे में भी हुकूमत ने काफी जो टैक्स छूट दी है, स्पेशल खासकर जो वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी, और जो दीगर पावर प्लांट्स हैं उस हवाले से भी हुकूमत ने इनमें जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है इसके जो पुर्जात बाहर से मंगवाए जाते हैं इसके ऊपर टैक्स छूट दी गई है। और इसी हवाले से जो मुख्तलिफ हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनकी तामीर के हवाले से भी हुकूमत का ये कहना था कि इनकी जल्द तामीर के हवाले से टैक्स छूट दी जा रही है ताकि
जल्द अज जल्द बिजली जो है वो सिस्टम में शामिल की जा सके। RLNG पे हमने देखा है कि इसके ऊपर टैक्स में इजाफा किया गया है, 5% इसमें हुकूमत ने इसने टैक्स में इजाफा किया है, और इस तरह जो दीगर कुछ आइटम्स हैं उसमें भी जो RLNG से मुतल्लिक है उसमें भी उसको उस हवाले से भी टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। सही, पानी का मसला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, संगीन होता जा रहा है, तो नए डैम्स की मद में जो है वो क्या इस्लाहात की जाएंगी? अजमेर तो खासकर दासू डैम एक इंडिया बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए। इस तरह दयामिर बादशाह डैम है, इन डैमों के लिए भी हुकूमत ने अच्छा खासा जो है वो बजट में ऐलान किया है, और जो बजट मुख्तस किया है इन डैम्स के लिए। हुकूमत का वज़ीर ख़ज़ाना का ये कहना था कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये डैम बन सकें, और इनकी तामीर होती है दासू और दयामिर बादशाह जो डैम है, इससे पाकिस्तान की तवानाई की तमाम जो ज़रूरियात हैं वो आसानी पूरी की जा सकती हैं। इसके लिए एक अच्छा खासा अरबों रुपए का बजट जो है वो किया गया है, और हुकूमत का ये कहना था कि जल्द से जल्द कोशिश है कि दयामिर और जो दासू डैम है इसकी तामीर मुमकिन हो सके, और इस हवाले से तमाम मुमकिन जो इक़दाम हैं उस हवाले से हुकूमत का कहना था कि वो उठाए जा रहे हैं, ताकि आने वाले बजट और उससे कबल 2025 तक का जो टारगेट रखा गया है वो उसको कंप्लीट किया जा सके। सही, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें क्या क्या रिलीफ दिया गया है, और किसानों के लिए किसानों को क्या क्या मराहत दी जाएंगी? ज़राअत के शोबे के लिए हुकूमत ने स्पेशल इस जो बजट है वो रखा है। ज़राअत के शोबे को नजर रखते हुए ट्रैक्टर के ऊपर मुख्तलिफ जो सीड्स हैं उनके ऊपर हुकूमत ने रिलीफ दिया है। हुकूमत का ये कहना था कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, और ज़राअत का जो सेक्टर है वो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो ज़राअत के शोबे पे टैक्स मुराद काफ़ी दी गई हैं, स्पेशली जो ज़राअत का शोबा है इसमें इसमें ट्रैक्टर्स हैं और दीगर जो सीड्स हैं और मुख्तलिफ खादें हैं, इसके ऊपर हुकूमत ने काफ़ी हद तक टैक्स रिलीफ दिया है। और सब्सिडीज वगैरह भी दी गई हैं? सब्सिडीज भी दी गई हैं जी, काफी शोबों में सब्सिडी दी गई है। खाद के ऊपर सब्सिडी दी गई है, ट्रैक्टर्स के ऊपर सब्सिडी दी गई है, और मुख्तलिफ जो कर्जाजात भी किसानों को दिए जाएंगे ताकि ज़राअत के शोबा परवान चढ़ सके और मुल्क में ज़राअत जो है वो मजीद फल फूल सके। सही, राजा उस्मान ये भी बताएगा कि जैसे हमने देखा कि पिछले साल में जो हमारी बरामदात थी वो बहुत अच्छी हुई, और जो है एक्सपोर्ट्स हमारी काफ़ी बेहतर हुई, जिन्होंने हमारी इकॉनमी में जो है वो बेहतर रोल अदा किया। तो एक्सपोर्टर्स को क्या रिलीफ दिया गया है? कोई स्पेशल रिलीफ दिया है? जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। एक्सपोर्टर्स को क्या रिलीफ दिया गया है? एक्सपोर्टर के लिए हुकूमत ने स्पेशल अनाउंसमेंट की है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो मुल्क में ज़र मुआवजा के ज़खायर भी बढ़ेंगे। तो एक्सपोर्टर के हवाले से हुकूमत ने स्पेशल जो अनाउंसमेंट की है, इस हवाले से मुख्तलिफ काफ़ी सारी जो आइटम थी खासकर जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके बाद सामान जो एक्सपोर्ट किया जाता है, उस हवाले से हुकूमत का ये कहना है कि खाम माल के ऊपर जो है वो ड्यूटी कम की जा रही है, टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट जो खासकर खेलों का जो सामान है, चमड़े की जो मसनूआत हैं और जो दीगर सामान है, इसके ऊपर इसकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने इस बजट में खास तवज्जो दी है। और इनका ये कहना था कि एक्सपोर्ट के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कमी की जा रही है, और इसी हवाले से कुछ ऐसे जो खाम माल जिनके ऊपर ड्यूटी ज्यादा लगी हुई थी उसमें भी कमी का ऐलान किया है। तो इससे जो एक्सपोर्टर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और उसके बाद सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, इस जो सनत होगी इसको इसकी तरक्की और पाकिस्तान के ज़र मुआवजा के जो ज़खायर हैं उनमें भी इजाफा हो सकेगा। सही, ज़र मुबादला में इजाफा हो सकेगा। बहुत शुक्रिया, राजा उस्मान ताहिर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बजट की तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ मुआशी माहिरीन से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर वकार साहब ने, जो कि जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI हैं, और मशहूद खान साहब। मशहूद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो 900 अरब का तरक्याती बजट रखा गया है, बजट अवाम दोस्त है या नहीं, इस पर तो मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन ये जो तरक्याती बजट रखा गया है, जो कि हमेशा 600 से 700 अरब रखा जाता था, ये आप क्या समझते हैं कि ये कितना एक रियलिस्टिक है? देखिए, रियलिस्टिक का तो डेफिनेटली लगता है कि आने वाले कल क्योंकि बेहतरीन होगा, उसमें ये एक रोल प्ले कर सकता है प्राइवेट पब्लिक उस
सेक्टर के लिए। और स्पेशली जो इस बजट में इन्होंने प्रोजेक्शंस की हैं, क्योंकि ये ईयर हमारा इकोनॉमिकली रिवाइवल है, तो नेक्स्ट ईयर इससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई थिंक ये बजट एक्चुअली होता ये है कि जो बजट हमने रखा है, क्या हम उसको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, यहाँ पे ये गैप आ जाता है। अगर तो ये यूटिलाइज़ कर लेना है तो डेफिनेटली इसका बॉटम तक आपको रिजल्ट इसका अच्छा नज़र आएगा। अगर ये हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे तो शायद इम्पैक्ट इतना नज़र ना आए। सही। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो बजट आज पेश किया गया है, ये अवाम दोस्त है या नहीं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इसको 3 तरीके हैं देखने के। एक तो ये है कि इसका इम्पैक्ट लोगों की सैलरीज पे, लोगों के पे ऑफ्स पे क्या होगा। तो वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ जो है वो दिया है, सैलरीज में भी और पेंशन्स में भी इजाफा जो है वो देखने में आया है। दूसरी लेंस ये है कि इस बजट का कीमतों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि नए टैक्सेस लगाने से गुरेज किया गया है, और अगर नए टैक्सेस नहीं लगाए और एग्जिस्टिंग कुछ टैक्सेस में भी कमी हुई है तो उम्मीद है कि कीमतें भी इससे नीचे आएंगी, इन्फ्लेशन के ऊपर भी जो मुस्बत इम्पैक्ट है वो होगा। तीसरा, मेरा ख्याल है आपने बिल्कुल ठीक बात की कि चूँकि तरक्याती बजट भी एक्सपैंड हुआ है और टोटल जो मजमूई 900 फेडरल का और बाकी सूबों का मिला के कोई 2100 अरब के करीब जो है बनता है आपका डेवलपमेंट का बजट। तो इससे जॉब क्रिएशन के काफ़ी मौके होंगे, जिससे वो तबका जो आपका सबसे पूरेस्ट ऑफ द पुअर कहलाता है उसको बेनिफिट होगा। तो सर, अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कम नहीं किया गया और अभी तक जो है वो इसका फैसला भी नहीं किया गया। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी, मुल्क में सरमायाकारी नहीं होगी तो दूसरी जॉब्स जो हैं वो कैसे क्रिएट होंगी? जी नहीं, आपने सही कहा। इंटरेस्ट रेट सेट करना जो है वो तो अब स्टेट बैंक का है, एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट डिसीजन है। और स्टेट बैंक ये देखते हुए कि कितनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है इस बजट में, वो देखते हुए वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट में रद्दोबदल कर सकते हैं। ठीक। मशहूद साहब बताएगा कि ये जो नए टैक्स जो हैं वो नहीं लगाए गए, लेकिन जो मालियाती जो माली साल का जो अगला हदफ है, जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू है, वो 5800 अरब के करीब है। तो और मज़ीद भी कुछ टैक्स लगने की जो है वो 350 अरब की और भी तजावीज़ इसमें मौजूद हैं। तो कैसे देखते हैं कि कैसे अगर नए टैक्सेस नहीं लगाए गए और जो है नए टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं कराए गए तो फिर ये कहाँ से पूरा होगा? नहीं, देखें, सबसे पहले बात यह है कि देखें लास्ट ईयर हमारी जो इकोनॉमिकल पोजीशंस थी वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो इस साल जो गवर्नमेंट को रिलीफ देना था एक आम आदमी पे, जैसे सर ने कहा, सैलरी पर्सनस पे बहुत बड़ा रिलीफ है कि उन पे कोई बर्डन नहीं दिया। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं, हम अगर उन्हीं पे बर्डन डालते तो हमारी इकोनॉमी इतनी रिवाइवल नहीं होती। सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कि इस बजट में जो आप टारगेट कर रहे हैं वो न्यू एरियाज से, जिस तरह से इन्होंने अपनी स्पीच में भी बयान किया है, वो एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके अगर उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो वहाँ से कलेक्शंस भी होगी और ये एक अच्छा ब्रेक थ्रू होगा। मगर इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंस की कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा काम फेडरल ने नहीं करना, फेडरल ने एक पॉलिसी दे देनी है। तो प्रोविंस का इंपॉर्टेंट रोल होगा क्या वो इसमें उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कामयाब होता है। कलेक्शंस हो सकती हैं, ये ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीवेबल ना हो। सही। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज बजट बनाया गया है ये अचीवेबल हो सकता है या नहीं हो सकता? ये जो हदफ रखा गया है नेक्स्ट ईयर का टैक्स कलेक्शन का, ये हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जी, मेरा ख्याल है कि इकॉनमी जो है वो ग्रोथ की तरफ जा रही है और नेक्स्ट ईयर का इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट भी 4.8% रखा गया है। तो अगर इकॉनमी वाकई ही इन्हीं नंबर्स के हिसाब से एक्सपैंड करती है तो टैक्स कलेक्शन भी जो है वो एक्सपैंड होगी और ये कलेक्शन अचीवेबल है। लेकिन इसके साथ साथ FBR को टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस जो है उससे निपटने के लिए कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे। यानी सिर्फ टैक्स पॉलिसी
पॉलिसी बजट के अंदर दे देना काफ़ी नहीं है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन साइड भी इम्प्रूव करनी होगी हायर लेवल ऑफ टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। तीसरा, जो टैक्स कंप्लायंस की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है ताकि जो नए टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट में आए। और मशहूद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स में से आप मजीद जो है वो रेवेन्यू नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। आप नए टैक्स पेयर्स को नेट में लाए बगैर इतना बड़ा टारगेट नहीं अचीव कर सकेंगे। सही। और जो ये जो दिफाई बजट रखा गया है वो तकरीबन इस वक्त मुल्की बजट का 7% रखा गया है, इससे मुतालिक क्या कहेंगे आप? जी, मेरा ख्याल है दिफाई बजट जो है उसको आप जस्टिफाई इस तरीके से कर सकते हैं कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान का रियल टर्म्स में दिफाई बजट इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर के जो चैलेंजेस हैं वो मुल्क में बढ़े हैं उसके बाद। तो मेरा ख्याल है कि 3 साल के बाद अगर आप उस तनाजुर में देखें तो ये जो बजट एलोकेशन है ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। शायद थोड़ी सी से ज़्यादा होनी चाहिए थी अगर फिस्कल स्पेस होती। सही। मशहूद साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो दिफाई बजट एलोकेशन है ये जस्टिफाइड है? देखिए, इस वक्त तो डेफिनेटली आप कहेंगे क्योंकि ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ने सही कहा कि इस वक्त नेक्स्ट ईयर जो हमारे लिए हैं दो बड़े, अगर आप देखें हमारी अफगानिस्तान और इंडिया इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले साल में। ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें डिफेंस को हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना चाहिए था और जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने इस वक्त किया ये स्टेप, ये पॉजिटिव होगा एज ए नेशन। हमारी कंट्री के लिए इस वक्त ये नीड थी। सही, हमारी कंट्री की ये नीड थी। अच्छा, सीपैक के लिए कोई 87 बिलियन रुपए जो हैं वो रखे गए हैं, तो इससे मुतालिक आपका क्या तज्जिया होगा कि ये इनफ हैं और क्या इतना तरक्याती काम वहाँ पर हो रहा है और इतनी तेज़ी से हो रहा है? देखिए, नहीं, अभी सी पैक पे अगर आपकी ज़्यादा तो सी पैक पे इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमें उसमें एज ए विद द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंस गवर्नमेंट दोनों मिल के इसमें सोचें कि हमने लास्ट 3 ईयर्स में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जो दिखानी चाहिए। थोड़ा एग्रेसिवली वहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना होगा और लोकल गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज़ हैं। देखिए, बजट हमने अलोकेट किया, मगर हमने देखना ही होता है कि एंड ऑफ द ईयर हमने उस बजट के कितना परसेंटेज यूटिलाइज़ की। अगर हम परसेंटेज यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे तो वो फिर हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं लेकर आएगा। तो इसीलिए सीपेक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारी मेन इकोनॉमिकल हब बनने वाला है, तो उसमें प्रोविंस गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट के साथ एग्रेसिवली काम करना चाहिए और जो हर्डल्स हैं उसको रिमूव करें, ताकि जहां तरक्याती काम हमें करने थे 48 घंटे में, वहाँ हम 24 घंटे में करें तो हमारा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि साल देखें गुजरते हुए टाइम नहीं लगता है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है इकोनॉमी के लिए कि हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है। उसमें सीपैक के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, वहाँ पे जितनी पोर्ट की ट्रांजैक्शंस को हम बढ़ाएंगे, पोर्ट के वहाँ पे बड़े इश्यूज हैं, तो जितना हम उसको फास्टली परफॉर्मेंस दिखाएंगे, फंक्शनल उसको करेंगे, तो उसके रिजल्ट हमारे इकोनॉमी में अच्छे इम्पैक्ट देगा। सही। बजट में ये भी कहा गया है डॉक्टर साहब कि जो भारत है वो पाकिस्तान की निस्बत अपने एक फ़ौजी पर सालाना 4 गुना ज़्यादा खर्च करता है, तो उसकी तो आबादी भी तो बड़ी है ना, उसकी फ़ौज भी ज़्यादा बड़ी होगी, तो हम उसके साथ एक कंपैरिजन में क्यों ये बात करते हैं? डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अपने चैलेंजेस को देखते हुए जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा बजट। लेकिन बहरहाल ये एक हकीकत है कि भारत की जो एक्सपेंशन है, जो उनके आर्सेनल की एक्सपेंशन है, उसके ऊपर ज़ाहिर है नज़र रखनी पड़ती है। उनके ज़ाहिर है रीजन में जो डिज़ाइंस हैं उन पे आपको नज़र रखनी पड़ती है और रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। सही। मशहूद साहब, फ़ौज ने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस दफ़ा जो टैक्स कलेक्शन में, टैक्स की मद में तकरीबन 190 अरब से ज़ायद रकम जो है वो कौमी ख़जाने में जमा कराई है, तो क्या समझते हैं कि जो आम आदमी है उस तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए हैं या पहुंचा पाएंगे कि टैक्स देना कितना ज़रूरी है और वो टैक्स कलेक्शन में हेल्प आउट करेगा? देखें, ये बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लास्ट 70 ईयर्स से हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि एक आम आदमी को इसका इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं है। जब तक हम इसको ग्रास रूट तक इसकी अवेयरनेस नहीं देंगे, हमारे लिए ये कलेक्शंस डिफ़िकल्ट होती जाएगी। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल है
कि वो अपने फॉलोवर्स को ये इम्पोर्टेंस दिखाएं कि हमें अपना एक हिस्सा मुल्क को वापस देना है टैक्स की फॉर्म में। यहाँ पे हम पॉलिटिकल जब मूवमेंट करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम ये चीज़ें उनको एजुकेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन लेवल जो है वो इतना नहीं है कि एक आम आदमी इसको समझ सके। हमें यहाँ पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। देखें, कलेक्शंस जो हमारी बढ़ेगी वो ग्रास रूट से बढ़ेगी, चाहे वो हमारे आम आदमी हो, मिडिल क्लास हो या काटेज इंडस्ट्रीज़ वाले हों। उन सबको इस चीज़ को समझना है कि अगर हम चाहते हैं अपने शहर को, अपने स्ट्रीट को इम्प्रूव करना, तो उसमें हमें गवर्नमेंट को ये कह देना ही है ताकि वो गवर्नमेंट रिजल्ट दे। और इसलिए मैं पॉलिटिकल पार्टी कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स उस स्टेट्स के, उस सिटी के मौजूद हैं, तो वो जवाबदेह हैं कि हमने जो कलेक्शंस आपको दी है रेवेन्यू में, उसका आप आउटपुट हमें दिखा रहे कि हमारे सराउंडिंग में वो इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम आपको मज़ीद नेक्स्ट ईयर अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं। सही। मशहूद साहब, आम आदमी जो है उसका बजट से एक सिर्फ इतना सा ताल्लुक होता है, क्योंकि ये तो पूरे मुल्क का बजट है और इकोनॉमिस्ट इसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी का जहाँ तक इस बजट से कंसर्न होता है, उसमें जो सरकारी मुलाजमीन है उनका ये होता है कि उनकी तनख्वाहों की मद में उनकी जो है वो कितने कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो महंगाई है वो कितनी बड़ी है, कितने नए टैक्सेस लगाए गए हैं। आप क्या समझते हैं? और रोज़गार में जो है वो किस हद तक उन्हें रिलीफ मिलेगा, रोज़गार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज का बजट है ये आम आवाम के लिए जो है वो ये सारी सहूलतें फराहम कर रहा है? देखिए, जहाँ तक जॉब्स की आपने बात की है, तो इंडस्ट्री की अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ में दो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। एक होती है टेक्नोलॉजी, एक होती है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हम उसी तरह से उसको डेवलप करते हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा एक स्लोगन मैं कहूँगा कि दिया है कि हर एक गरीब फैमिली में एक टेक्निकल एजुकेशंस को वो डेवलप करेंगे। अगर हम हायर एजुकेशन नहीं ले सकते अपनी फैमिली में, तो हम अपनी फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव को कम से कम टेक्निकल एजुकेशन तो दे सकते हैं। ये टेक्निकल एजुकेशन ही ये स्किल है जो उसको एक अच्छी जॉब फ्राहम कर सकती है। चाहे आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आ जाएं, सीमेंट इंडस्ट्रीज में आ जाएं, टेक्सटाइल्स में आ जाएं, या हमारे ऑटो सेक्टर्स में आ जाएं, हर सेक्टर्स में हमें स्किल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो ये वो एरिया है जहां हम अपनी जॉब को, मगर अगर हमें कोई बेसिक चीज़ आएगी नहीं तो हम जॉब किसकी करेंगे? तो परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट ने दिया है कि टेक्नोलॉजी जो हमारी है वो हम अपना उसको हासिल करें और उसकी बेसिस पे हम अपनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, मैं समझता हूँ। टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूरोप उठाइए, जर्मनी उठाइए, तो वहाँ पे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है वो इकोनॉमी में। तो हम अगर टेक्नोलॉजीज अपनी टेक्निकल, मैं बात कर रहा हूँ, जो टेक्निकल एजुकेशन अपने लोगों को देंगे, एक आम आदमी को, तो वो डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी का एक अच्छा रोल प्ले करेगा। सही। तो डॉक्टर साहब, ऑटो सेक्टर के लिए जो अभी इकदाम किए गए इस बजट में, उससे मुतालिक आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ऑटो इंडस्ट्री जो है उसने पिछले चंद सालों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग और बहुत प्रोडक्टिव इंटरवेंशंस जो हैं वो दिखाई हैं। मेरा ख्याल है हमारा ऑटो सेक्टर के अंदर इस वक्त जो है बहुत एक्सपेंशन देखी जा रही है। ज़ाहिर है अगर 2020 के साल को निकाल दें और उसके बाद जिस वक्त इकॉनमी ओपन अप हुई है तो एक नेचुरली एक ग्रोथ जो है, एक पिकअप जो है देखी जा रही है। फिर जो इन्वेस्टमेंट ऑटो सेक्टर के अंदर नई कंपनियां लेकर आई हैं, मेरे ख्याल है कि वहाँ पे क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने उनको रिसीव किया है, गवर्नमेंट ने उनके लिए जो है वो मसाइल को ईज़ करने की कोशिश की है ताकि एक कंपटीशन क्रिएट हो। अभी हम देख रहे हैं कि इस बजट में जो लो इनकम ग्रुप है उसके लिए जो ऑटो सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे वो वाली मॉडल्स गाड़ियों के जो लो इनकम ग्रुप के यूज़ में होते हैं उनके ऊपर टैक्सेशन को कम किया गया है। जी सही। ठीक नाज़रीन, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मशहूद खान साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो इंडस्ट्री है, इसमें आम आदमी के रिलीफ के लिए टैक्सेशन में जो कमी हुई है वो
किस हद तक जायज़ है, किस हद तक आप समझते हैं कि ये इनफ है? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें, सबसे बड़ी बात कि एक तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया, कम से कम एक आम आदमी के लिए इन्होंने ये तो सोचा कि जो स्मॉल कार है बिलो 850 सीसी की, उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। तो एक पॉजिटिव स्टेप है। यूँ तो हम कहेंगे कि तशनगी रह गई, अभी तो इसमें और भी गुंजाइश थी, हम ये कहेंगे गवर्नमेंट से कि इसमें और कमी लाई जा सकती थी, मगर इस वक्त के सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि इन्होंने जैसे इसमें से सेल टैक्स को रिड्यूस किया है, एफडी की बात कर रहे हैं, एसीडी की बात कर रहे हैं जो टैक्सेस में, तो ये रिडक्शन अच्छी है। इसमें एड ऑन मैं कर सकता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने भी ये बात कही थी, मैं ये कहूँगा कि आने वाली मॉनिटरिंग पॉलिसी में अगर हम ये रिलीज़ 850 सीसी बिलो वालों को दे दें कि हम उनको 7% से उठा के 5% इंटरेस्ट पे देंगे, तो अगेन ये हमारे एक आम आदमी के लिए एक अच्छा एडिशन होगा। यहाँ बजट से मिला, वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी से मिला उसको, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो या तो सैलरी लोग होते हैं जो स्मॉल गाड़ी लेते हैं, बहुत कम होते हैं जो कैश पे लेते हैं, तो वो उनके लिए कि बैंक के थ्रू ये फैसिलिटीज़ भी मिल जाएगी तो मज़ीद उनको डिस्काउंट मिल जाएगा रेट में, प्राइसेस में। तो आई थिंक ये अच्छा स्टेप है और इसमें रिजल्ट इसके अच्छे आने चाहिए। तो ये जो रिलीफ है ये इन्वेस्टमेंट की सर ने बात की थी, तो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बड़ी तादाद में की है, मिडिल एंटरप्रेन्योर्स ने, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, और ये कंटिन्यूसली अभी चल रही है। तो ग्रोथ जो हम देख रहे हैं आने वाले नेक्स्ट ईयर में, ये साल आज जो ख़त्म हो रहा है जून में, मेरे ख्याल से 145 के करीब हम कार इंडस्ट्रीज अपना टारगेट प्लस में अचीव कर पाएगी। नेक्स्ट ईयर इसके ज़्यादा हमें उम्मीदें हैं कि हम अगेन हम जो 2 लाख हमेशा क्रॉस करते हैं और उसके बाद एक डिक्लाइन आता है, तो अगेन हम के 2 लाख की तरफ पहले हम इस स्टेप में नेक्स्ट ईयर जा सके। सही। तो पब्लिक सेक्टर के लिए डॉक्टर साहब, पब्लिक सेक्टर के लिए क्या क्या रिलीफ जो है वो आप समझते हैं कि रीज़नेबल दिया गया है, रिलीफ दिया गया है पब्लिक सेक्टर को, कि जो है वो ख़ास तौर पर पब्लिक सेक्टर जो है वो सरमायादार होता है चूँकि, तो और वो जॉब क्रिएट करता है, तो उसके लिए क्या रिलीफ है? कि मेरे ख्याल है 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो फ़िलहाल जो इनकी बजट की स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, इसमें कोशिश की है कि हुकूमत के करंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ ना हो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आप उतने ही पाँव फैलाएं जितने आपकी चादर है। और जहाँ जहाँ फिस्कल स्पेस नज़र आई है, वो इन्होंने तरक्याती बजट में, जिसको आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, वहाँ उन्होंने डालने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं पब्लिक सेक्टर की, पानी के अंदर, वाटर रिसोर्सेज में, एनर्जी सेक्टर में, रोड्स में, उन एलोकेशंस को इन्होंने या प्रोटेक्ट किया है या इंक्रीज़ किया है, पिछले साल से ज़्यादा जो है इन्होंने किया है। और आई थिंक इसमें वो बात भी ऐड होनी चाहिए कि एलोकेशंस तो लास्ट ईयर भी हुई थी, जिस तरह मशहूद साहब ने कहा, इन एलोकेशंस को अब डिसबर्स भी तो होना चाहिए ना, और टाइमली डिसबर्समेंट जो है वो होनी चाहिए, ताकि अगर इसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है जिससे प्राइवेट सेक्टर को बेनिफिट होना है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को बेनिफिट होना है, तो ये पैसे जो हैं ये वहाँ पे पहुँचें। हमने पिछले साल ये देखा कि गवर्नमेंट के अंदर जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को स्पेंड करने की कैपेसिटी कम थी, यहाँ तक कि कोविड इमरजेंसी फंड्स भी जो थे वो भी पूरी तरीके से स्पेंड नहीं हो सके, और बाद में वो पैसे उठा के आपने दूसरे हेड्स को देने शुरू कर दिए। इससे एफिशिएंसी जो है आपके पीएसडीपी की वो कम होती है। सही। डॉक्टर साहब, बिजली के पैदावार के लिए 16.5 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं, 16.5 अरब रुपए के करीब। ऑलरेडी जो है वो बिजली की जो है वो पैदावार, पिछली गवर्नमेंट तो बहुत दावे कर रही थी कि जो है वो ख़त्म कर दी गई है, मतलब जो ज़रूरत है वो पूरी कर दी गई है, तकरीबन जो है वो हमारा शॉर्टफॉल बहुत कम रह गया। मगर अभी जैसे ही गर्मियाँ शुरू हुई हैं तो बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जारी है। तो ये आप समझते हैं कि ये इतना जो बजट एलोकेट किया गया है ये इनफ है? ये बिल्कुल इनफ नहीं है, और इनफैक्ट इस वक्त आपको इससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है बिजली का, इसको इम्प्रूव करने के लिए। इस वक्त आपको जो इशू आ रहा है लोड शेडिंग का, वो जनरेशन की वजह से नहीं आ रहा, सीपैक के मंसूबों की वजह से आपकी जनरेशन कैपेसिटी अब इंक्रीज हो गई है, लेकिन वो जो ज़्यादा अमाउंट बिजली का आपके पास अवेलेबल है वो आप ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, आपका निज़ाम
जो है वो बहुत पुराना है, वहाँ आपको T&D में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अपने टेक्निकल लॉसेस कम करने के लिए। आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट को के पास फिस्कल स्पेस कम है, और फिस्कल स्पेस जहाँ इम्प्रूव हो सकती है वो ये है कि गवर्नमेंट जो एनर्जी सेक्टर की मद में जो सब्सिडीज देती है उसको ज़्यादा टारगेटेड बनाने की ज़रूरत है, कि वो सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को जाए जो वाकई इसके हकदार हैं, और बाकी का अमाउंट जो है वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करने में लगाएं। सही। मशहूद साहब, आप डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं कि असल में मसला जो है वो बिजली की पैदावार का नहीं है बल्कि ट्रांसमिशन लाइंस का है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं उसका असल में मसला है? जी डेफिनेटली मैं डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ, और इनकी बड़े अच्छा सजेशन है कि देखिए हम सब्सिडी दे के उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता। तो सब्सिडी का भी एक लेवल है, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हम सब्सिडी ज़रूर दें उन लोगों को जिनकी ज़रूरत है, बाकी हम ट्रांसफ़र करें। इस मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बजट रखा है ना उसको ट्रांसफ़र करें प्रैक्टिकली, कि हम जो लाइन लीकेजेस हैं, जो मैनेजमेंट्स हैं, जो फंक्शनल्स एरियाज़ हैं, जो टेक्निकल एरियाज़ हैं जहां हम वीक हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि नेक्स्ट ईयर में हम सेव कर सकें। अदरवाइज हम सब्सिडी भी देंगे, नेक्स्ट ईयर फिर हम खड़े हुए होंगे सेम पोजीशन में, इम्प्रूवमेंट हम नहीं लेकर आएंगे। हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम जो भी बजट जिस मद में रखते हैं उसको हम ये देखें कि उसमें यूटिलाइजेशन हम उसको कितनी परसेंटेज दे रहे हैं। हम उसको यूटिलाइज सही मानों में करेंगे तो नेक्स्ट ईयर वो बजट हमारी ग्रोथ का बाइस बनेगा नेक्स्ट ईयर। तो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉक्टर साहब ने जो कहा है उस पर अल्लाह करे कि अमल हो। सही। और जो वाटर सप्लाई की जो सहूलत है वो फराहम करने पर भी प्लान में कहा गया है कि तवज्जो दी जाएगी। प्लान तो बहुत ज़्यादा हैं जो है वो दिए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जितने भी प्लान दिए गए हैं ओवरऑल ये इम्प्लीमेंटेबल हैं? हम इनको किस हद तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डॉक्टर साहब से पूछें, आप दे दें जवाब। अच्छा, इसमें देखिए बात ये कि इम्प्लीमेंटेशन ही तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स आती है, आपकी एक्सपर्टीज़ आती है, आपकी नॉलेज होती है उस डिपार्टमेंट में कि ये जो मुझे बजट मुझे दिया गया है इसको मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। यहाँ पे हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। मैं अभी अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारा ये बजट इज़ अ ट्रेडिशनल बजट स्पीच हुई है। हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहिए था कि लास्ट ईयर जो हमने बजट एलोकेशन की थी उसकी मद में हमने ये चीज़ें ऐड ऑन की हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव किया। तो एक आम आदमी को नज़र आता है ये डिफरेंट स्ट्रैटेजी से आए हैं, डिफरेंट टेक्निक्स इन्होंने अप्लाई की, और दे सेड कि यार हमने पिछली बार 100 रुपये रखे थे, उसमें से 50 रुपये इसकी डेवलपमेंट में रखे, 25 रुपये इसकी मेंटेनेंस पर लगाए, 10 रुपये इसकी नई मशीनरीज पर लगाए। तो क्या एक नज़र आता है कि हमारी परफॉर्मेंस बेस है। तो आई थिंक कि हम जो भी बजट लोकेट कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि हम उसकी परफॉर्मेंस मेजर्स करें। जब हम परफॉर्मेंस मेजर्स करते हैं तो वो मिनिस्ट्री हो या डिपार्टमेंट हो वो खुद जवाब दे कि यार मेरी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ मैं, तो मुझे ये रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, तो मैं नेक्स्ट ईयर इस मिनिस्ट्री में रहूँगा या इस डिपार्टमेंट में रहूँगा, या मैं नेक्स्ट ईयर इसमें अच्छी अपनी परफॉर्मेंस ला के दिखाता हूँ। जो हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स मांगता है आपसे पॉलिसी, वो इसीलिए मांगता है ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के बेसिस पे वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता है और उस स्ट्रैटेजीज को वो मेजर्स करता है, और मेजर्स करने के बाद वो अपने उन एक्शंस प्लान का रिजल्ट देखता है कि मैंने वाकई उनको अचीव किया है या नहीं किया। द सेम थिंग इज अ गवर्नमेंट को अपने बजट एलोकेशंस को रिव्यू करना पड़ेगा कि जो पास्ट हमने किए हैं उसमें हमारी परफॉर्मेंस रही किस किस्म की है, तभी हम आने वाले नेक्स्ट ईयर में अपनी मजीद परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, पिछले 3 साल में हमने देखा कि असद उमर थे वज़ीर ख़जाना, फिर उसके बाद जो है वो हफीज़ शेख आए, कुछ देर के लिए हमाद अज़हर भी आए। तो आप क्या समझते हैं अब जो ये चौथे वज़ीर ख़जाना हैं जो इन 3 साल के टेन्योर में जो है वो बदले गए हैं, जितने भी जो साबिका पिछले 3 साल के जो वज़ीर ख़जाना से उनसे जो आज शौकत तरीन ने बजट पेश किया है, तो उनके उन माजी के बजट से ये किस तरह से मुख्तलिफ है? डॉक्टर साहब, पिछले 3 साल में 3 वज़ीर ख़जाना जो है वो तब्दील हुए। असद उमर भी रहे, हफीज़ शेख भी रहे, हमाद अज़हर भी रहे। आप क्या समझते हैं कि जो आज शौकत तरीन साहब ने जो बजट पेश किया है वो पिछले तीनों वज़ीर ख़जाना के दौर में जो बजट पेश किया गया उससे किस तरह से मुख्तलिफ है?
जी, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट के पास थोड़ी स्पेस ज़्यादा थी क्रिएटिविटी की, अपने पीटीआई के मंशूर के साथ अलाइंड एक बजट पेश करने की, एक होम ग्रोन प्लान पेश करने की, और वही हुआ है इस दफ़ा। चूँकि ग्रोथ रेट भी बेहतर था, टैक्सेस जो थे वो काफ़ी बेहतर थे, जो टैक्स रिसीट्स थी बहुत बेहतर थी। इसके अलावा जो आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन थी वो बेहतर थी, उसमें ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स में आपको ग्रोथ देखने में आई है, रेमिटेंसेस में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा जो है वो इजाफा किया है। ऑल इन ऑल मेरा ख्याल है इस सारी चीज़ की वजह से आपके पास एक कंफर्ट लेवल था कि आप वो तमाम गाइडलाइंस जो आपको आईएमएफ देता है उससे हट के एक होम ग्रोन प्लान सामने रखें, और गवर्नमेंट ने महीना पहले एक बजट स्ट्रैटेजी पेपर जो था कैबिनेट को प्रेजेंट किया था, और उसी लाइन में एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है उसको लेकर आए हैं। सही। मशहूद साहब, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की कि एक्सपोर्ट्स में भी ग्रोथ देखने में आई, रेमिटेंसेस बहुत बेहतर हुई, उसमें ग्रोथ आई। आप क्या समझते हैं कि जो अगला माली साल है उसमें इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो हमें इससे बेहतर होती हुई नजर आएगी पिछले साल से? नहीं, डेफिनेटली इज अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शंस जिसकी तरफ हम अभी चल पड़े हैं, और यही मोमेंटम रहा तो नो डाउट। सबसे देखें इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अच्छा स्टेप्स ये कि आपकी जो रिमिटेंस है वो इंक्रीज़ हुई है। इसका मीन्स कि ट्रस्ट बिल्डअप हुआ और हमारे यहाँ रिमिटेंस इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से हमें एक सपोर्ट मिली है हमारे स्टेट बैंक को, और हमें फाइनेंशियली हमारी पोजीशन स्ट्रांग हुई। तो ये ट्रस्ट कंटिन्यू रहना चाहिए, ये ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो अगला साल इससे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। दूसरा, हमारे एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल ने परफॉर्मेंस दी, जैसे कहा गया बताया गया कि टेक्सटाइल के साथ आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने भी आपकी एक्सपोर्ट में बड़ा की रोल प्ले किया है। ये मोमेंटम कंटिन्यू होनी चाहिए। जो अभी प्राइवेट सेक्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इन एरियाज़ में जो अपनी परफॉर्मेंस को हम अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बेहतरी ला सकते हैं, नई मशीनरी से, नई परफॉर्मेंस से, आई थिंक ये आने वाले कल में इसका रिज़ल्ट आपको बेहतरीन मिलेगा। यही हमें कंटिन्यूटी इसकी चाहिए, तसलसल कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो यही चीज़ देखते हैं कि यार ये बेहतरी की तरफ हम चल पड़े हैं। तो इस वक्त हमारी इन्वेस्टमेंट अपनी मशीनरीज़ पे होनी चाहिए, अपने प्लांट्स पे होनी चाहिए, और वो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। सही, ग्रोथ देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? आप ग्रोथ देख रहे हैं अगले माली साल में? जी बिल्कुल, आई थिंक कि मैं बहुत होपफुल हूँ कि इस वक्त इकॉनमी ओपन अप होनी शुरू हो गई है, और कोविड के जो ऑफ कोर्स थ्रेट्स थी वो भी किसी हद तक मिनिमाइज हुई हैं, और हम देख रहे हैं कि कोविड की अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर वेव्स होती भी हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को बेहतर मैनेजमेंट आ गई है। फिर वैक्सीनेशन की वजह से भी आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी रेट में कमी आएगी, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वो सेक्टर्स जो अभी तक नहीं ओपन अप हो सके वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स भी ओपन अप होना शुरू हो जाएंगे, तो ग्रोथ जो है और जॉब क्रिएशन के मौके जो हैं वो इंशाल्लाह ऐड होंगे। सही, गवर्नमेंट को जो है वो मैनेजमेंट आ गई है और नए रोज़गार के मौके जो है वो पैदा होने के चांसेस हैं, और अगले साल में जो हमारे मुआशी माहिरीन हैं वो ग्रोथ होती हुई देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।